प्रकाश का अपवर्तन। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती हैं तो वहां के बाद जो परिवर्तित होकर वह आगे की ओर गमन करती है उसे प्रकाश का हम अपवर्तन कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर पड़ती हैं या किसी समतल कांच पर पड़ती हैं तो ये सीधे परावर्तित ना होकर, ये घटना ना होकर और ये सीधे मुड़ती है और सीधे गमन करती है तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन समझने के लिए हम एग्जाम्पल को समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन इसके लिए है कि जब हम किसी समतल कांच की बाल्टी में यदि हम सीधा प्रकाश गुजारे तो यहाँ से जिस मार्ग से प्रकाश की किरणें आ रही है उसी मार्ग से ये लौट जाती है। अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार के अपवर्तन की घटना नहीं हुई, ये सीधे पड़ी और सीधे ही निकल गई। जब इधर होता है दूसरा में कि जब हम थोड़ा तिरछा करके टॉर्च को जलाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये पृष्ठ यहाँ है, जो पृष्ठ हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये टॉर्च है, यहाँ पानी की सतह पर तिरछी पड़ रही किरणें है जिसके कारण सतह ये मेन है और इसका प्रतिबिंब हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये पानी है और कांच का बना हुआ गिलास है। इसका और उदाहरण समझने के लिए हम देख सकते हैं कि सिक्के का नहीं दिखना। जब हमारी आंख यहाँ पर है और ये सिक्का यहाँ पर है और इसमें कोई मार्ग नहीं है, इसमें पानी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जब ऐसी होती है तो हमारा प्रकाश सीधे इसमें प्रवेश करती है। जब इसमें पानी भर दिया जाता है तो इसके कारण पानी से सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना। अब यही घटना इधर दिखाया गया। इसमें क्या है, सिक्का यहीं पर है, हमारा आंख भी वहीं पर है, सिक्के का दिखने लगता है। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण यहाँ बनने वाला बिंब जो है वो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं सिक्के का दिखना। और ऐसा घटना जो हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या तो किसी ग्लास में या फ्लक्स में जब हम किसी सीधी पेंसिल को या किसी सीधी छड़ी को हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अपवर्तन के कारण तिरछा बनता है और तिरछा बनने के कारण ये कटर पेंसिल जो है ये सीधी है, जबकि जब हम इसको बाल्टी में या ग्लास में देखते हैं पानी भर के तो ये हमें टेढ़ी हुई प्रतीत होती है। ये इसका मेन सिरा यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है, जबकि ये हमें आभासी रूप से यहाँ से इस प्रकार हमें दिखाई पड़ती है। ये पेंसिल लगती है, अर्थात पेंसिल लगती है कि मुड़ी हुई है। तो पेंसिल का मुड़ा होना या सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना या पेंदी का ऊपर उठा हुआ दिखना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसे सभी क्रियाकलाप होते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब माध्यम क्या है? माध्यम अर्थात स्रोत जिसमें प्रकाश चलता है उसे हम बोलते हैं माध्यम। अब माध्यम के रूप में हम सबसे पहले समझेंगे एक सघन और एक विरल। सघन क्या है और विरल क्या है? तो सघन के लिए जानना है सघन और विरल। तो सघन के लिए सघन मतलब होता है जुड़ा हुआ, जिसमें चलना मुश्किल हो। प्रकाश के चलने में जिसमें ज्यादा परेशानी हो उसे हम सघन कहते हैं। सघन वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति धीमी होती है। प्रकाश की गति धीमी होती है उसे या उस मार्ग को सघन कहा जाता है। जैसे हमको यही बाई में देखने के लिए कहा जाए और एक कांच से देखने के लिए कहा जाए, तो कांच में हमको डिफिकल्ट कुछ दिखता है, कुछ अलग दिखता है, कुछ मोटा दिखाई पड़ता है या कुछ पतला दिखाई पड़ता है। वो किसके कारण? सघन के कारण। और विरल किसको कहते हैं? विरल में कोई भी माध्यम नहीं हो सकता है। यानी विरल वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की गति तेजी से होती है
उस मार्ग को विरल कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए आप सब देख सकते हैं कि ये कांच का पट्टी है, इधर वायु है, इधर कोई नहीं तो वायु है। यहाँ से प्रकाश की किरणें चली, इसको जाना चाहिए सामने, इस प्रकार गुजरना चाहिए। ये अपवर्तन होके और इधर से इधर मिल गई। तो ऐसी जो घटनाएं हुई यहाँ पर दो है, एक वायु हो गया जो हो गया विरल माध्यम, और यहाँ पर ये कांच है, कांच हो गया सघन माध्यम। और फिर कांच से बाहर निकला तो ये हो गया वायु, वायु हो गया हमारा विरल माध्यम। विरल, ये कांच था सघन, और ये वायु है विरल। तो जिसमें प्रकाश की चाल आसानी से, मतलब प्रकाश आसानी से गुजर जाए उसे हम बोलते हैं विरल, और जिसमें प्रकाश आसानी से ना गमन करे उसे हम बोलते हैं सघन। तो यहाँ से देखना है कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करती तो ये सीधे पार होती, ये सीधे पार ना होकर ये इस प्रकार अपवर्तित होते हैं और यहाँ के बाद यहाँ से निकलते हैं। तो इस घटना को हम बोलते हैं, यहाँ पर जो ये घटना प्रतीत हुआ इसे हम बोलते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जबकि ये जो मार्ग है, ये माध्यम जो है, ये माध्यम हमारा कहलाया विरल, और ये जो मार्ग है ये हमारा कहलाया सघन, और ये जो मार्ग है ये मार्ग हमारा कहलाया विरल। अर्थात विरल, सघन, विरल। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कांच और पानी में इसके अपवर्तन में यहाँ समझना है। कल हम बता चुके थे कि सघन और विरल। तो सघन अर्थात जो संघनित होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम चलती है, और विरल जिसमें प्रकाश की चाल अधिक चलती है। तो यहाँ से समझना है कि ये जो हमारा माध्यम है ये विरल माध्यम है, और ये जो हमारा माध्यम इसमें करा पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा होना, यानी कि एक गिलास है और इसमें पानी डाला हुआ है और इसमें एक पेंसिल दी है। तो ये जो पेंसिल है ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर आग का चित्र बना हुआ है, जब यहाँ से देखा जाता है तो ये पेंसिल लगता है कि मुड़ा हुआ है। इसका प्रमुख कारण यह होता है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर पानी में जो यह पेंसिल दी है इसके अपवर्तन के कारण ये थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें इस जल में अपवर्तन की घटना हो रही है, अपवर्तन की घटना हो रही है। अपवर्तन की घटना के कारण, अपवर्तन की घटना के कारण हमें जो है छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और इसमें जो हो रही है ये घटना हमेशा होगी सघन में। सघन हमारा कौन है? तो ये जो गिलास में पानी है ये हमारा सघन माध्यम है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये जो पेंसिल है ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दूसरा, पानी के सतह यानी जो है बाल्टी में, बाल्टी का जो निचली सिरा है ऊपर महसूस होता है। इसका भी कारण है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि इसका जो जब इसमें हम देखते हैं तो इसके किरण इस प्रकार से और थोड़ा ऊपर उठा हुआ हमें प्रतीत होता है। अर्थात हमें लगता है कि बाल्टी का तह थोड़ा बढ़ा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है और इसके किनारे भी थोड़ा कम होंगे। इसका प्रमुख कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो छड़ी का यानी कि पेंसिल का या छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन, बाल्टी का सतह ऊपर दिखना यह भी प्रकाश के अपवर्तन के दो उदाहरण हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्रिज्म। पुनः देखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर आकर टकराती है इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। ये किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण, यानी आपतित किरण। जो ये किरण आ रही इसको बोलते हैं आपतित किरण, जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और इसके ऊपर खींचा गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। यहाँ बनने वाले कोण को हम बोलते हैं अपवर्तित कोण। कोण का नाम हम दे सकते हैं यहाँ से अपवर्तित कोण बराबर AON। AON या इसका नाम हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, यहाँ से BO, चलो B नाम है इसमें, यहाँ हम X रख लेते हैं। तो यहाँ पर से नाम हम दे सकते हैं कोण XON। इसको हम बोलते हैं अपवर्तित कोण। अब यहाँ से देखना है ये अपवर्तन की घटना कांच की सिल्ली से हुई। कांच की सिल्ली,
इसमें अपवर्तन की घटना हुई, यहाँ से कोण, ये अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप ये कांच के पृष्ठ पर बना और अपवर्तित हो गया। तो इस बिंदु जिससे जो नीली किरण, तो इस बिंदु से निकलने वाली जो किरण है, इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। और जो कोण यहाँ बना वही कोण यहाँ बना, जो कोण यहाँ बना वही कोण यहाँ बना, तो यहाँ पर जो बनने वाले कोण है उस कोण का नाम है अपवर्तन कोण। यहाँ बनने वाले कोण हो गए अपवर्तित कोण और यहाँ बनने वाले कोण हो गए आपतन कोण। तो अपवर्तन के दो नियम हैं। यहाँ से पता चला कि अपवर्तन के दो नियम हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के भी दो नियम थे, अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और इस पर खींचा गया अभिलंब, और इस पर खींचा गया अभिलंब को, अभिलंब तीनों एक ही समतल में, तीनों एक ही पृष्ठ या समतल में हो। ये हो गया प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम है, यहां से हम बोल सकते हैं आप अपवर्तित कोण और यहां से अपवर्तन कोण, अर्थात साइन आई बराबर कोण आर आपस में बराबर हो, बराबर होता है, बराबर होता है। इसे हम बोलते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर नित्ता होता है। इतना बराबर हम बोल सकते हैं एक नियतांक, एक नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब यहाँ से मार्ग समझना है कि ये जो हमारा मार्ग है ये वायु मार्ग है, तो वायु को हम बोल चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये विरल हमारा है। यहाँ पर कांच है तो ये हमारा सघन है, ये वायु में बाहर निकला तो ये हमारा विरल है। तो विरल में प्रकाश की चाल जो होती है वो अधिक होती है और सघन में प्रकाश की चाल कम होती है, विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है। जो अपवर्तन की घटना प्रदर्शित करते हैं उसे हम बोलते हैं सघन। सघन में ही अपवर्तन की घटनाएं घटती हैं। समतल कांच पर प्रकाश की किरणें सीधे गुजारी जाती है। जब प्रकाश की किरणें सीधे गुजारी जाती है तो ये सीधे बिना अपवर्तन घटना को ही, बिना अपवर्तन की घटना को ही ये सीधे निकल जाती है। यानी जब हम प्रकाश की किरण सीधा डालेंगे तो इस कांच की पट्टी पर किसी भी प्रकार के अपवर्तन की घटनाएं नहीं होगी और यहाँ बनने वाला कोण जो होगा वो 0 डिग्री होगा, मतलब जितना डिग्री से गया उतना डिग्री से बाहर निकल जाएगा। यहाँ अपवर्तन की घटना नहीं घटती है। अपवर्तन की घटना के लिए जब भी हमको किरण डालना होगा तो थोड़ा पीछा डालना होगा और इस प्रकार डालते हैं तो यहाँ पर अपवर्तन की घटनाएं होती है। और ये अपवर्तन की घटनाएं कब होगी? कांच से किसी परावर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन की घटना के लिए कभी भी हमको ये जो आपतित किरण है, इस किरण को अगर हम सीधा डाल दें, प्रकाश को सीधा डाल दें तो ये सीधा पार कर जाएगी, अर्थात अपवर्तन की घटना घटित नहीं होगी। इसमें अपवर्तन की घटनाएं घटित होंगी। यहाँ विलंब भी बनेंगे, कोण भी बनेंगे, इधर भी कोण बनेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ अपवर्तन की घटनाएं होंगी, यहाँ अपवर्तन की घटनाएं नहीं होगी। तो यदि पूछा जाए कि कांच की पट्टी पर 90 डिग्री या 0 डिग्री से या लंबवत प्रकाश गुजारी जाए तो अपवर्तन की घटना इस पट्टी पर होगा, तो आंसर हमारा होगा इस पट्टी पर कभी भी अपवर्तन की घटनाएं नहीं घटित होगी। अब दूसरा देखना है, अपवर्तन घटनाएं जो होती है ये किसी बिंदु स्रोत से आती बिंदु, यानी एक किरण किसी बिंदु पर ये टकराई तो ये जो माध्यम हमारा हुआ ये वायु हुआ, वायु मतलब विरल हुआ। अब यहाँ से ये जो किरण आई इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ये किरण जो पड़ी इसको बोलते हैं आपतित किरण,
ये अपवर्तन की घटनाएं दर्शाई और यहाँ से ये किरणें पुनः वापस निकल गई। तो ये निकलने वाली किरण को ही हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। और यहाँ से जो ये सीधी रेखा गुजरी है, टूटी हुई रेखा, इस रेखा और ये जो टूटी हुई रेखा है, ये जो टूटी हुई रेखा है, इस रेखा की लंबाई यानी इसकी बीच की दूरी, इस रेखा की लंबाई अर्थात इसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। और इस बीच की दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। यहाँ से जो ये किरण है आपतित किरण और यहाँ से निकलने वाली किरण को हम बोलते हैं निर्गत किरण। यदि दूसरा माध्यम में हम कह सकते हैं कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यहाँ देखना है, ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण, तो ये टूटी हुई रेखाओं से आगे और पीछे दर्शाया जाता है। इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, यहाँ भी बीच की दूरी बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को हम बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। अपवर्तन की व्याख्या, तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें, ये जो किरणें आ रही, इस किरणों को बोलते हैं हम आपतित किरण। ये कांच का सिल्ली है, कांच का सिल्ली देखना है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब कांच की सिल्ली पर प्रतीत होती है तो ये अपवर्तन के कारण इस प्रकार की ये मुड़ती है यहाँ से, और मुड़ने के बाद ये सीधे निकल जाती है। तो इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ बनने वाले अभिलंब को, ये बनने वाले लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण, उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। जब ये यहाँ से एक बार अपवर्तन की घटनाएं हुई जिसके कारण ये मुड़ा, पुनः ये अपवर्तन के कारण पुनः ये प्रतीत हुआ, तो इस किरण को हम बोलते हैं आपवर्तित किरण। यानी आपतित किरण जो पड़ा, इसके ऊपर अभिलंब यानी लंब जो खींचा गया उसे अभिलंब, पुनः ये अपवर्तन की घटना प्रदर्शित किया और यहाँ पर से अभिलंब खींचा गया, और ये जो गुजरने वाली किरण इसे बोलते हैं हम अपवर्तित किरण। तो ऐसा कब होता है, जब कांच के सिल्ली में हम प्रकाश गुजारते हैं तब होता है। और ये बताया जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता है, किसी कांच के सिल्ली पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसी जो क्रियाएं होती है इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पर भी हम बोलते हैं ये अभिलंब बनता है बीच में, लेकिन यहाँ जानना है प्रकाश के अपवर्तन में, तो आपतित किरण जिस बिंदु से टकराई वहां पर लंब बना, इस लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। और ये जो मार्ग हमारा हुआ ये वायु मार्ग हुआ, और ये कांच की सिल्ली है, और कांच की सिल्ली जो होती है वो सघन माध्यम होती है, और सघन में हमेशा अपवर्तन की घटना होती है। अपवर्तन की घटना होती है सघन में। अब यहाँ से अपवर्तन की घटनाएं हुई, इससे जो प्रकाश निकली, जो बिंदु स्रोत निकली, उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ दो लंब बनते हैं, एक लंब बनते हैं आपतित किरण और एक बनते हैं अपवर्तित किरण। ये दोनों लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। एक मार्ग हमारा वायु होता है, ये मार्ग हमारा कहलाता है कांच का सिल्ली, और ये मार्ग कहलाता है हमारा वायु। अर्थात वायु को हम कल ही बता चुके थे, वायु को बोला जाता है विरल, कांच को यहाँ कहा जाता है सघन, और इधर बाहर निकला तो ये भी वायु हो गया, तो वायु हो गया हमारा विरल। समझना है विरल और सघन। तो किसी बिंदु स्रोत से ये आपतित किरण जब कांच की सिल्ली पर पड़ती है तो यहाँ के बाद अपवर्तन की घटना दर्शाती है। ठीक, तो अपवर्तन की घटना दर्शाती है, तो ये जो हमारा मार्ग है ये वायु कला है, वायु अर्थात विरल कला है। विरल से जा रहा है सघन में, तो सघन में जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। अर्थात जब किरण
जब किरण विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। यहां से निकली और ये अभिलंब की ओर मुड़ी। दूसरा है जब किरण सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर भागती है, दूर जाती है या दूर भागती है, दूर जाती है। अब इसको समझना है आसानी भाषा में। ये विरल से जा रहा है सघन में, ये अभिलंब की ओर मुड़ा। अब यहां से ये सघन से अब विरल जा रही है, इस किरण को आना चाहिए इधर अभिलंब की ओर, लेकिन ये अभिलंब से दूर जा रही है। तो जब किरण सघन से विरल में जाती है तो ये अभिलंब से दूर जाती है, और जब किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके लिए हम आसानी भाषा में समझ सकते हैं। इसके लिए लगाते हैं थोड़ा सा छोटा बिल्कुल ट्रिक बोल सकते हैं, बी सा आ, बी सा आ, और दूसरा हम लगाते हैं सा बी दो। अब इसको समझना है कि बी सु आ, अर्थात सु इसको हम बना सकते हैं बी सु आ और सा बी दो, ये दोनों को समझ सकते हैं आसानी से। इसका मतलब हो गया विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर, विश्वा का मतलब हो गया विरल से सघन में तो अभिलंब, ये अभिलंब बता रहा है, अभिलंब ये बता रहा है सघन, ये बता रहा है विरल। यहां पर है साबिदू का अर्थ हो गया सघन से विरल से दूर, यानी साबिदू का अर्थ हो गया सघन से, यानी सघन से जा रही है विरल में, तो ये अभिलंब से कहां जा रही है, दूर जा रही है। तो इसको आसानी भाषा में याद रखने के लिए बी सुआर याद रखते हैं और दूसरा है साबिदू। ये याद रखने से हमें किरणों का विक्षोभ आसानी से पता चल जाता है कि अभिलंब की ओर जाएंगी या अभिलंब से दूर जाएंगी। तो याद रखना है बी सुआ, बी मतलब विरल, सा मतलब सघन और आ मतलब अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, या इसको हम बोल सकते हैं और भी, तो अभिलंब की ओर। साबिदू को याद रखना है सा मतलब सघन, वी मतलब विरल और बी मतलब दूर, यानी साबिदू मतलब हो गया सघन से जब विरल में जाएंगी तो ये अभिलंब से दूर जाएंगे। किसी माध्यम का आवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस जो स्रोत है उसमें प्रकाश की चाल दोनों के अनुपात को आवर्तनांक कहते हैं। तो आवर्तनांक बराबर हम कह सकते हैं शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल बराबर हम बोल सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है निर्वात या शून्य वायु। तो शून्य में प्रकाश की चाल अब निकालना किसका है, यदि हमको निकालना है पानी का आवर्तनांक, तो पानी का माध्यम हमें यहां लिखना है 2,25,000 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये से ये खत्म, इसको आता है ऊपर में डबल शून्य, 25 नंबर 2 25, यहाँ से 25 चौका 100, यहाँ से 3 अर्थात 4/3, इसका आवर्तनांक हो गया 1.33। यदि हमको निकालना है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो इसके लिए हम लिखेंगे शून्य में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बटे, अब कांच का प्रकाश की चाल, तो कांच होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इसको मीटर प्रति सेकेंड में 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। ये से ये खत्म 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 1.5। तो ये पानी का आवर्तनांक निकाले और ये कांच का आवर्तनांक निकाले। आवर्तनांक कहते हैं किसे, तो शून्य में प्रकाश की चाल अब बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम बोलते हैं आवर्तनांक।
यानी शून्य में प्रकाश की चाल बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल, बोले तो वायु में प्रकाश की चाल ये ऊपर होता है, और किसी भी माध्यम जिस माध्यम का निकालना है तो माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा नीचे होती है। तो यहाँ हमको निकालना है पानी का आवर्तनांक, तो हम जानते हैं शून्य में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और हमको पानी का निकालना है, पानी जल का मान होता है 2.25 × 10⁸। यहाँ से ये खत्म हो गया और इसको हम काट सट के लाए तो 4/3 अर्थात 1.33। यदि पानी का आवर्तनांक पूछा जाए तो 1.33। कांच का आवर्तनांक के लिए हम यहाँ लिखे शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, और यहाँ लिखे कांच का होता है 2 × 10⁸। इसे खत्म हुआ 3/2 आया, 3/2 का मतलब 1.5। तो इससे हमको पता चल रहा है कि सभी पदार्थों का आवर्तनांक अलग अलग होता है। जितने भी पृष्ठीय सतह वाले आवर्तनांक यानी कांच का प्लेट हो, पानी हो, जितना भी अपवर्तन की घटनाएं प्रदर्शित करती है उसे हम बोलते हैं, यानी उसका मान जो होता है आवर्तनांक अलग अलग होता है और विभिन्न माध्यम में अलग अलग होते हैं। वायु का अलग होता है, पानी का अलग होता है। जैसे वायु के लिए हम उसको निकाल सकते हैं 1.003 आएगा, पानी का 1.33 यहाँ आ चुका है, और किरोसिन का 1.44 होता है, अल्कोहल का 1.36 होता है, तारपीन का 1.47 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63 होता है, और बेंजीन का 1.50 होता है, पिघला क्वार्ट्ज का 1.46 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, क्राउन कांच का 1.8 होता है, फिलेंट कांच का 1.53 होता है, कर्नाड बल्सम का होता है 1.53, मेनिकाय का होता है 1.71, और नीलम का होता है 1.77, सेंधा नमक का होता है 1.54, और हीरा का होता है 2.42। यानी सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे ज्यादा आवर्तनांक, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो होता है हीरा का। हीरा का आवर्तनांक होता है 2.42, और सबसे कम होता है वायु का। सबसे कम अपवर्तनांक, कम अपवर्तनांक जो होता है वो वायु का होता है, जो लगभग 1.0003 होता है। तो सबसे ज्यादा आवर्तनांक हीरा का, सबसे कम आवर्तनांक वायु का, अर्थात इसमें प्रकाश का आवर्तन लगातार होता है और बहुत सारा होता है, इसके कारण हीरा चमकदार ज्यादा दिखता है, और सबसे कम होता है वायु में, जो कभी भी हमें चमकीला दिखाई नहीं पड़ती है, बहुत कम मात्रा में हमें ये चमकीला दिखाई पड़ती है। किरण आलेख की बनावट, लेंस के लिए किरण आलेख की बनावट क्या होती है? जब दूरियां अलग अलग होती हैं, लेंस में जब दूरियां अलग अलग होती हैं तो वस्तुओं का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। इसमें जो वस्तु की दूरी निर्भर करेगी वो अलग अलग होगी, और वस्तु अलग अलग दूरी पर स्थित होंगे और इसका प्रतिबिंब भी अलग अलग बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं लेंस के लिए किरण आलेख की बनावट। यहाँ पर प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणें जो होती हैं, यदि हम केंद्र से गुजारे तो ये सीधे निकल जाएंगे, चाहे ये लेंस अवतल हो या उत्तल हो। ये अपवर्तन की घटनाएं ना प्रदर्शित करके सीधे निकल जाएंगी। तो जब किरण लेंस के केंद्र से गुजारा जाता है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जब प्रकाश लेंस के केंद्र से गुजारी जाती है तो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। ये हमारा 1 नंबर का पॉइंट बना। दूसरा है कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चले, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चले तो यहाँ पर अलग अलग होंगे। हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का, तो इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो जाने वाली किरणें होंगी वो यहाँ से आगे की ओर प्रतीत होंगे,
फलस्वरूप मिलता हुआ आभासी होगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद दूर की ओर विच्छेदित हो जाती है। यही घटना अगर उत्तल लेंस में कराना हो तो उत्तल लेंस में जाने वाली सभी किरणें जब समांतर से जो गुजारी जाती हैं, जो किरणें समांतर से गुजारी जाती हैं तो वो फोकस पर जाकर मिल जाती हैं। ये फोकस पर जाकर मिल जाती हैं, ये ऐसा होता है उत्तल लेंस में, और जब ये दोनों विच्छेदित हो जाते हैं ऐसा होता है अवतल लेंस में। तीसरा कंडीशन हमारा बनता है कि जब फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण, तो जब हम फोकस की दिशा में आपतित किरण को गुजारेंगे तो उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे, और यहाँ के बाद ये किरणें इस प्रकार चलेंगी, एक दूसरे के ये समांतर हो जाएंगी, जबकि अवतल में फोकस की ओर चलने वाली किरणें ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी इस प्रकार। तो यहाँ से जानना है, यहाँ से जानना है कि जिस किरण को हम फोकस से चलाते हैं वो लेंस में या तो उत्तल हो या तो अवतल हो, ये दोनों में समांतर हो जाती है। तो जब प्रकाश लेंस के केंद्र से गुजारी जाती है तो सीधे ये पार कर जाती है, ये उत्तल हो या अवतल हो। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रधान अक्ष के समांतर चलाते हैं तो एक दूसरे के ये विच्छेदित होते हैं, और यहाँ प्रतीत होता है कि फोकस पर मिल रहा है, ऐसा होता है अवतल लेंस में। जबकि उत्तल लेंस में ऐसे होते हैं कि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है, जिसे फोकस करते हैं। तो फोकस की दिशा में आपतित किरण क्या होती है, जब डायरेक्ट हम फोकस पर ही बिंदु को गुजारेंगे, प्रकाश को गुजारेंगे, तो ये किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। यदि देखा जाए तो अगर इस प्रकार के उत्तल लेंस हैं और इसके समांतर, जब समांतर दिशा में हम किरणें गुजारते हैं तो सभी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिन्हें हम फोकस करते हैं। ये समांतर किरणें हमेशा एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे हम कह सकते हैं ये हमारा एक बिंदु पर मिलता है, इसे हम कहते हैं फोकस। अर्थात उत्तल लेंस में सभी समांतर किरणें फोकस पर जाकर मिलती हैं। ये फोकस की घटनाएं जो होती है लेंस में, हमेशा याद रखना है फोकस की संख्या 2 होती है और दर्पण में फोकस की संख्या 1 होती है। तो ये उत्तल लेंस है, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। हम अनेक प्रकार के किरण लिए जो जब हम दर्पण से गुजारे तो एक बिंदु पर जाके आपतित हो गया। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि किस लेंस से कागज को जलाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा उत्तल लेंस। क्यों? सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिल रही। इसके कारण क्या होगा, अगर पहला किरण का मान 10 ऊर्जा हो, दूसरा 10 हो, 10 हो, 10 हो, 10 हो, 10 हो और 10 हो, तो यहाँ गुजरने वाले कुल ऊर्जा एक बिंदु पर होंगे जिसका मान 70 होगा। तो यहाँ से 10 जा रहा था, यहाँ एक बिंदु पर 70 हुआ, अर्थात यहाँ ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कागज जल जाएगा। तो ये लेंस में होते हैं, लेंस को जला मतलब लेंस में जो कागज जलाते हैं तो वो लेंस होता है हमारा उत्तल लेंस, और जबकि दर्पण में जलाते हैं तो वो होता है हमारा अवतल दर्पण। जो हमारा अवतल दर्पण कार्य करेगा वो हमारा यहाँ से उत्तल लेंस कार्य करेगा। दूसरा है यहाँ अवतल लेंस। अवतल लेंस, अब अवतल लेंस के बारे में जानना है कि जब इसके समांतर किरणें चलती हैं, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के जब समांतर किरणें चलती हैं तो यहाँ पर ये केंद्र पर ना मिलकर ये आगे की ओर विच्छेदित हो जाती हैं और इसका मिलता हुआ प्रतिबिंब आभास होता है, मिलता हुआ आभास होता है, जबकि ये दोनों किरणें एक दूसरे के विरोध में चल जाती हैं।
अगर हम इसको बड़ा साइज में दिखाएं तो इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि ये प्रधान अक्ष हुआ और यहाँ से किरणें गुजर रही है, यहाँ से गुजरने के बाद इस प्रकार, यहाँ से गुजरने के बाद इस प्रकार, यहाँ से गुजरने के बाद इस प्रकार, यहाँ से गुजरने के बाद इस प्रकार किरणें कभी भी एक बिंदु पर नहीं होती और ये जो बिंदु पर प्रतीत होंगी इसे हम फोकस करेंगे। तो ये घटनाएं जो होती है अर्थात विच्छेदित हो जाती है, दूर दूर भागती है। ऐसा होता है अवतल लेंस में। अब अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस का कार्य यहाँ भी दिखाया गया है कि सभी बिंदुएं जो होती हैं, सभी बिंदुएं जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो सभी मिलती हुई ऐसा प्रतीत होती है, जबकि वास्तविक रूप में ये आगे की ओर विच्छेदित हो जाती है। तो ये है अवतल लेंस का फोकस और ये है उत्तल लेंस का फोकस। अब जो हमारा अवतल लेंस है वो कार्य कैसा करता है, तो वो कार्य करता है उत्तल दर्पण के तरह। उत्तल दर्पण के तरह हमारा कार्य करता है, उत्तल दर्पण के तरह कार्य करता है हमारा अवतल लेंस, और अवतल दर्पण के तरह कार्य करता है हमारा उत्तल लेंस। अब प्रतिबिंब देखने की बात हो तो दर्पण में कहा जाए तो ये बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, ये छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। लेंस में बात हो तो यहाँ पर ये जो उत्तल लेंस है ये बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है और ये छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। तो आप दर्पण में देखना चाहते हैं बड़ा प्रतिबिंब किसी वस्तु का तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करें, और अगर लेंस में देखना चाहते हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग करें। अगर आप वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग करें या उत्तल दर्पण का प्रयोग करें, जो साइड मिरर के रूप में कार्य करता है। ये डॉक्टर जो अपना वो मतलब रोगी का दांत आंख ये सब देखने में इसका प्रयोग करता है। तो जो काम अवतल दर्पण का होता है ध्यान में रखना है, जो काम हमारा अवतल दर्पण का होता है वही काम होता है उत्तल लेंस का, और जो काम यहाँ उत्तल दर्पण का होता है वही काम हमारा अवतल लेंस का होता है। ये दोनों आपस में समानुपाती होते हैं अर्थात बराबर होते हैं, और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस। बारे में तो प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जब प्रकाश के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती या पूर्णता आके मिल जाती है उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर आकर मिलती है इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब और एक हमारा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी आभासी और एक वास्तविक होते हैं। तो एक आभासी और वास्तविक में पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब हम उसे कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तविक रूप में, अच्छा वास्तविक रूप में मिलती है वहाँ बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बनने वाला प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वहां भी बता चुके थे कि इसे सीधी रेखा से दर्शाया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
तो ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक को ही बोलते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है। अब वहां भी बताए थे दर्पण में भी कि इसे टूटी रेखा से दर्शाया जाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में अंतर भी। यहाँ से आपके लिए 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वहां से वास्तविक प्रतिबिंब में 3 पॉइंट लिखना है, फिर काल्पनिक प्रतिबिंब में 3 पॉइंट लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब सीधी रेखा दर्शाई जाती है, अर्थात रेखा इस प्रकार होती है। काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं, इसकी जो रेखाएं होती है वो टूटी हुई रेखाएं होती है। इसे हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब छाया बनेगा। इसे हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात छाया बनेंगे लेकिन वैसे छाया नहीं बनेगी। तो ये था प्रतिबिंब जो 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद लेंसों के लिए किरण आलेख की बनावट पर यहाँ देखना है ध्यान से और समझना है। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। उत्तल लेंस का प्रतिबिंब, तो जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये ध्रुव है और यहाँ पर से ये बीच में जो स्थित है ये फोकस है, इसके बीच में स्थित जो वस्तु है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के सामने बनेंगे और सीधा बनेगा, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो जब फोकस और ध्रुव के बीच की वस्तु रखी जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये दर्पण के पीछे बनते हैं और वस्तु से बड़ा बनते हैं, और ये सीधा बनते हैं, आभासी बनते हैं और बड़ा बनेंगे। दूसरा है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो फोकस पर स्थित हो तो ये फोकस पर स्थित वस्तु अपवर्तन के बाद ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, ये अनंत पर मिलेंगे। तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा है जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच स्थित हो, तो F1 और 2F1 के बीच में स्थित है, ये लेंस से अपवर्तन के बाद ये अनंत और 2F2 के बीच में बनेंगे। कैसा बनेंगे? उल्टा बनेंगे, वास्तविक बनेंगे और वस्तु से बड़ा बनेंगे। तीसरा है जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब भी 2F2 पर बनेगा। 2F2 पर बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अगला जो केस है 2F1 और अनंत के बीच स्थित वस्तु हो तो इसका प्रतिबिंब 2F1 और इधर अनंत, इनके बीच जब वस्तु रखी हो तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये 2F2 और 2F1 के बीच में बनेगा। तो इसका जो बनेगा
तो इसका हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। अगला जो हमारा है अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ देखना है अनंत पर कोई स्थित वस्तु है, इसको लेंस में देख रहे हैं, तो देखने के बाद इसका फोकस पर बनेगा। वस्तु बहुत दूर में जब स्थित हो तो वस्तु से आती किरणें, ये किरणें जा रही है वस्तु से और लेंस से दर्पण के बाद ये वस्तु पर मिलेंगे। तो यहाँ बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। तो यहाँ दर्पण और लेंस में हम बताए थे कि जिस प्रकार दर्पण की क्रियाएं होती है तो इसके समानुपाती लेंस की क्रियाएं होती है। अब यहाँ पर होता है जो अवतल दर्पण में हम 7 रेशियो पढ़े थे वही समानुपाती यहाँ पढ़े उत्तल लेंस में। अब यहाँ समझना होता है कि वस्तु को जितना हम दूर ले जाएंगे, जितना ज्यादा दूर रहेगा उसका प्रतिबिंब उतना छोटा बनेगा, जितना हम लेंस के नजदीक लाएंगे उतना प्रतिबिंब इसका बड़ा बनते जाएगा। यदि फोकस पर रख दें तो आभासी, ये फोकस पर रख दें तो अनंत पर अब बहुत बड़ा बनेगा, और जब हम किसी को वस्तु को उल्टा कर दें, ये वस्तु को अनंत पर ले आए तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ये था हमारा उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब। तो पहला कंडीशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ही, पांचवा ही, छठा ही हुआ। अब जानना है कि अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस वहां पर उत्तल दर्पण, यहाँ अवतल लेंस, ये दोनों एक जैसे बनते हैं। तो जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच स्थित हो तो यहाँ से बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे ये दोनों कभी भी एक दूसरे के परस्पर सम्मिलित नहीं होंगे, ये हमें फोकस पर मिलते हुए प्रतीत हो सकते हैं और ये जब भी बनेंगे तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की क्रियाएं 3 होती हैं। जब ध्रुव से गुजारी जाती है तो वो सीधे निकल जाती है, और जब हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब समांतर हो जाता है जो कभी भी मिल नहीं सकता। और तीसरा हमारा है कि F1 यानी कि फोकस और अनंत के बीच हो तो इसका जो प्रतिबिंब मिलेगा हमें लगेगा कि फोकस की ओर आ रही है। तो ये है अवतल लेंस। अब इसमें बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका प्रतिबिंब होगा सीधा, सीधा, काल्पनिक और वस्तु से बहुत ही छोटा छोटा। तो ये था अवतल लेंस के बारे में। यहाँ पर इसको याद रखने के लिए हमेशा याद रखना है एक छोटा सा ट्रिक, बहुकाशी। अब बहुकाशी में क्या होते हैं, जहां पर वास्तविक बनेंगे वहां पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, और जहां पर काल्पनिक बनेंगे वहां पर हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो इसी ट्रिक का याद रखना है, और हमेशा ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर देखना है कि जब वास्तविक हो तो आंसर मारना उल्टा बनेगा, जब काल्पनिक हो तो आंसर मारना है सीधा बनेगा। अब वहां समझना है लेंस की क्षमता। अवतल या उत्तल लेंस के समांतर ये किरणें जो अभिसारी या अपसारी करती हैं यानी गमन करती है, जिसके कारण वस्तु को सामर्थ्य से देख पाते हैं, तो लेंस का क्षमता कराता है। लेंस का क्षमता का अर्थ होता है वस्तु कहाँ पर है और उसे हम आसानी से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर देख रहे हैं तो लेंस की क्षमता हमारा ठीक है, अगर नहीं देख रहे हैं तो लेंस की क्षमता में कुछ गड़बड़ी है। यानी वस्तु के पास हमको जाना होगा या वस्तु को ही किसी अन्य माध्यम से हमारे पास लाना होगा। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के बीच का अनुपाती होती है, अर्थात हम देख सकते हैं P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f। अब लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स 1 या डायप्टर होता है। एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है। यदि 2 या 2 से अधिक लेंसों को एक साथ सटाकर रखा जाए तो उसके लिए कुल क्षमता होता है। पहले समझना है कि ये जो P है ये P उत्तल के लिए धनात्मक होता है और अवतल के लिए ऋणात्मक होता है। अब कह रहा है कि यदि एक लेंस में बहुत सारे लेंस को एक दूसरे से सटा कर रखा जाए तो क्षमता क्या होगा? तो इसको P1, इसको P2, इसको P3, इसको P4 से दर्शाएंगे और सूत्र लगाएंगे कुल क्षमता बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट Pn तक। जहां तक हो जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा लेंस की क्षमता। तो लेंस की
क्षमता। अब एक डायप्टर बराबर होता है 1D या 1 मीटर इनवर्स 1, और इसको जब भी मापी जाती है, यहाँ डायप्टर जब भी मापा जाता है तो मीटर में होता है। यदि मीटर में होता है, यदि मीटर में ना हो तो उसमें हम अगर सेमी में दिया हो, यदि मीटर में ना हो तो सेमी में हो, तो सेमी में हो तो हम 100 से भागा देते हैं। तो 100 से जैसे ही सेमी में भागा देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो हम डायप्टर को जब भी मापते हैं तो मीटर में मापते हैं। की स्थिति तथा प्राकृतिक और आकार, तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं किस प्रकार बनते हैं। तो वहां पर हम जानते थे, जब दर्पण में पढ़े थे, तो अवतल दर्पण में जिस प्रकार बनता है, तो अवतल दर्पण की क्रिया होती है उत्तल लेंस में। तो वहाँ अवतल दर्पण में विभिन्न परिस्थितियां बनती थी और यहाँ पर उत्तल लेंस में विभिन्न परिस्थितियां बनेंगी। तो वस्तु को हमको कहाँ रखना है, इसका आकार कैसा बनेगा, इसके बारे में जानकारी यहाँ से हमको मिलेगी। वस्तु की स्थिति दिया हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति दिया है, प्रतिबिंब का प्राकृतिक, वास्तविक या आभासी होगा, सीधा या उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो लेंस तथा फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु यहाँ स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस में। उत्तल लेंस का ये चित्र है, उत्तल लेंस। तो जब ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु को पीछे बनेगा, यानी कि इधर ही बनेगा, ये लेंस के पीछे बनेगा। आभासी बनेगा, जब ये ऊपर में ही बनेगा तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा इधर बड़ा बनेगा। जब वस्तु दूसरा कंडीशन में फोकस करो तो इसका प्रतिबिंब अनंतर बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। जब यहाँ से गुजारेंगे तो यहाँ से जाने वाली किरणें इस प्रकार होकर जाएंगी और एक किरणें इस प्रकार होकर जाएंगी। यानी कहाँ मिलेगा इसका कोई पता नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि अनंत पर मिलेगी, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगी। इसी प्रकार वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखते हैं, यहाँ रखते हैं 2F1 के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2F1 2F2 और अनंत के बीच में बनेंगे। यानी प्रतिबिंब जो है वो बनेगा 2F1 और 2F2 के बीच में बनेंगे, और ये जो बनेंगे वास्तविक बनेंगे, उल्टा बनेंगे और बड़ा बनेंगे। जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं, यहाँ पर वस्तु को रखा जाए तो इसका अपवर्तन के बाद जो लेंस में अपवर्तन की घटनाएं होंगी, ये लेंस में अपवर्तन के बाद ये 2F2 पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। यानी कि जब 2F1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, तो 2F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर। जितना वस्तु यहाँ बड़ा है उतने वस्तु यहाँ भी बड़ा रहेगा। जब वस्तु को हम और थोड़ा आगे ले जाएंगे 2F1 और अनंत के बीच, यानी इधर अनंत इधर है तो यहाँ वस्तु को लेकर आएंगे तो ये 2F1 और 2F2 के बीच में वस्तु बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। इधर जो ही हम लेते जाएंगे प्रतिबिंब आगे की ओर आएगा और वस्तु को जिस आगे लेंस की ओर ले जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब पीछे की ओर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2 पर बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। बहुत ही यहाँ पर वास्तविक जो बनेगा, जब नीचे बनेगा, ये प्रधान अक्ष के जितना भी नीचे बनेगा उस सब के सब वास्तविक बनेंगे, उल्टा बनेंगे और बहुत ही छोटा बनेंगे, क्योंकि ये फोकस पर ही बन जाएंगे, ये F2 फोकस पर ही बन जाएंगे और इसके कारण ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये बहुत ही छोटा बनेगा। यहाँ से रखेंगे वस्तु को और यहाँ से गुजारी जाएगी और यहाँ से किसी वस्तु को और रखेंगे और ये भी जाएंगी और यहाँ से होकर जाएंगी, तो बहुत ही छोटा बनेगा। यहाँ वस्तु रहेगा तो बहुत ही बड़ा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो 2F1 के बीच में बनेगा। ऐसी क्रियाएं होती है उत्तल लेंस में। अब जानना है कि अवतल लेंस में कैसी घटनाएं होती है। तो अवतल लेंस बीच में यह सकरा होता है, किनारे का भाग चौड़ा होता है, ये द्वारक होते हैं। ऊपर में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा वो ये सीधा बनेगा और जितना भी नीचे बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऊपर जितना भी बनेगा काल्पनिक और सीधा बनेगा। यहाँ पर ये F1
अब अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग यहाँ प्रतिबिंब बनेंगे। वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की प्राकृतिक है, जो ऊपर में लिखा था वही वास्तविक, आभासी, सीधा, उल्टा। यहाँ भी लिखा हुआ है वास्तविक या आभासी, सीधा या उल्टा, वस्तु से बड़ा या छोटा। तो लेंस तथा अनंत के बीच का होना, लेंस तथा अनंत के बीच, यानी कि जब अनंत के हो और लेंस के बीच में हो तो यहाँ पर से होने वाली अपवर्तन की घटनाएं जो होंगी वो इस प्रकार प्रदर्शित होंगी। लेंस का F2 के बीच में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। ये जो प्रतिबिंब है ये यहाँ पर बनेगा। अनंत पर जब स्थित हो तो F2 पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। जब हम कहीं पर भी वस्तु को रख देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये बिल्कुल ही इस प्रकार की घटनाएं होंगी और यहाँ से एक और किरणें जाएंगी और ये दोनों यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा बनेगा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती है अवतल लेंस में और ऐसी घटनाएं होती है उत्तल लेंस में। तो अलग अलग बिंबों का बनना उत्तल के लिए भी होता है, उत्तल लेंस के लिए भी होता है और अलग अलग जो होता है अवतल के लिए भी होता है। फिर से यहाँ जानना है कि इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष और यहाँ से जो ये वाले पार्ट्स होते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ जो दूरी होती है, जो चौड़ाई लेंस की होती है, इसे हम द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। यहाँ जो बीच में भी मिलने वाले बिंदु होते हैं इसको हम P से सूचित करते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर इधर फोकस F1 होता है और इधर पर F2 होता है और इधर पर 2F1 होता है और इधर पर 2F2 होता है। और इसके ये जो भी यहाँ पर किरणें गुजरेंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी, इधर भी एक दूसरे के समांतर होंगी और सब के सब जाकर ये फोकस से होकर गुजरेंगी। ऐसी घटनाएं जो प्रदर्शित होती हैं उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। लेंस सूत्र के बारे में तो ये हमारा जो बना हुआ है ये उत्तल लेंस है। यहाँ जो प्रकाशीय बिंदु है वो L है और यहाँ पर F1 जो फोकस है। वस्तु F1 और F2 के बीच में रखी हुई है। ये वस्तु की A से लेके O तक वस्तु की ऊंचाई है। यहाँ से ये किरणें निकली और F2 से होते हुए यहाँ पर जाके मिल गई, यानी इधर अनंत है, अनंत और F2 2F2 के बीच में बना है। तो यहाँ से जो ये लेंस के केंद्र से जो दूरी है इसको हम वस्तु की दूरी बोलते हैं, इससे सूचित करते हैं। ये हमारा फोकस दूरी हुआ यहाँ तक, इसी को F से सूचित करते हैं। और ये जो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है इसे हम V से सूचित किए हैं, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। और ये हमारा हुआ वस्तु का जो ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब का ऊंचाई और ये वस्तु का ऊंचाई है। तो वस्तु की ऊंचाई को S से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को S' से सूचित करते हैं। यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरियां है इसे हम बोलते हैं वस्तु, यहाँ से जो बोलते हैं ये प्रतिबिंब की दूरी है और इधर जो बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये वस्तु की दूरी है। तो वस्तु रखा हुआ है 2F1 और F2 के बीच, 2F यहाँ पर F2 पर से होकर किरणें जाएंगी और 2F2 और अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो लेंस सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U और बराबर 1/F, यानी V जो होता है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, U होता है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो हमारा U है वो हो गया वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और जो हमारा F हो गया ये हो गया फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब जब हम इस पर किसी प्रकार के न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर ध्यान देना होगा कि जो उत्तल रहेगा तो उसमें प्लस में होना है और जो अवतल होगा उसमें F माइनस में होगा। वस्तु की दूरी अलग अलग होगी और दोनों वो लेंस पर निर्भर करेंगे कि धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। तो लेंस सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। जबकि यही हम बात कर ले थोड़ा सा दर्पण के बारे में, तो दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। दर्पण में यहाँ प्लस होता है और लेंस में यहाँ माइनस होता है। अब यहाँ से जानना है आवर्धन क्या है। आवर्धन, तो आवर्धन को हम M से सूचित करते हैं। यहाँ होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई।
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो यहाँ लेंस में होता है m बराबर h डैश बटा h, जबकि यही दर्पण की बात हो तो दर्पण में आवर्धन बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं दर्पण में आवर्धन बराबर होता है माइनस, यहाँ पर m बराबर माइनस v बटा u। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v बटा u, ये धनात्मक में होती है, और जो हमारा दर्पण में होता है ये ऋणात्मक में होता है आवर्धन। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ के बाद जानना है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता, तो ऐसे इसका कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन याद रखने के लिए हम डायोप्टर में इसको मापते हैं। डायोप्टर, तो डायोप्टर में इसको मापते हैं, तो डायोप्टर में या तो इसको हम मापते हैं मीटर इनवर्स 1, डायोप्टर को हम डी से सूचित करते हैं, डी या एम इनवर्स 1 से। तो लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वो वस्तु के किसी मोमबत्ती से दर्पण में लेंस से बने प्रतिबिंब के विभिन्न स्थितियां दर्शाइए। यानी मोमबत्ती को हम देख रहे हैं दर्पण में, तो क्या क्या स्थिति हो सकती है जिसके बारे में देखना है। तो जैसे जैसे हम इसमें भीड़ लाएंगे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, दूर ले जाएंगे प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं सूक्ष्म होता है। जब मोमबत्ती लेंस से ठीक f2 दूरी पर होती है तो लेंस से ठीक 2f1 दूरी पर रखने पर ही पर्दा पर प्राप्त होता है। मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त होना प्रतिबिंब के लिए वास्तविक, उल्टा और मोमबत्ती के समान ही प्रतीत होना। इसमें इस जो दर्पण में बनेंगे ये निर्भर करेगा ये जो हमारा दर्पण है ये दर्पण के कितना दूरी पर है। अगर ये लेंस पर है यानी फोकस पर है कि f2 पर है कि यहाँ पर अनंत पर है, जब ही इसको मोमबत्ती को हम दूर ले जाएंगे इसका जो प्रतिबिंब होगा वो दूर ले जाएंगे तो छोटा होगा और भीड़ लाएंगे तो बड़ा होगा। दूसरा है लेंस का चिन्ह परिपाटी। तो लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी होता है, चिन्ह परिपाटी में होते हैं जितने भी ऊपर बनने वाले होते हैं वो सभी धनात्मक होते हैं, जो दाईं ओर बनते हैं वो भी धनात्मक होते हैं, जो बाईं ओर बनते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में इतना हमको याद रखना पड़ता है, जितना भी लेंस से इधर की ओर बने यानी दाईं की ओर उतना सब का सब प्रतिबिंब जो होगा हमारा प्लस में होगा, और लेंस के बाईं ओर जितना भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सब के सब माइनस में होंगे। तो ये जो घटनाएं होती है उत्तल में ये सब लगभग सभी के सभी एक छोड़कर बाकी सभी घटनाएं जो होती है हमारा प्लस में होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस जो होती है धनात्मक होती है, और जबकि अवतल में ये घटनाएं उल्टा होती है, और उल्टा होने के कारण यहाँ पर जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं, अब लेंस के बाईं ओर बना तो इसका फोकस भी हम ऋणात्मक में समझते हैं। तो लेंस के दाईं ओर बनने वाले प्रतिबिंब सभी प्लस में होंगे और लेंस के बाईं ओर बनने वाले प्रतिबिंब सभी ऋणात्मक होंगे। तो चिन्ह परिपाटी के लिए कुछ निर्देशांक हैं। जैसे पहला है लेंस के मुख्य अक्ष के निर्देशांक x डैश को माना जाता है, ये x है ये x डैश है। सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, यहाँ से बिंदु को यहाँ से मापी जाती है कि भाई कितना दूर में वस्तु है और कहां से प्रकाश आ रही है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा अपवर्तित प्रकाश की दूरियां विपरीत दिशा में मापी गई ऋणात्मक होती है। जो भी इधर दूरी मापेंगे वो सबके सब धनात्मक होगा। जो दाईं ओर मापी जाती है धनात्मक होती है, जो बाईं ओर मापी जाती है वो ऋणात्मक होती है। लेंस के मुख्य अक्ष में निर्देशांक अक्ष माना जाता है। सभी दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, अर्थात प्रकाश केंद्र को मूल बिंदु माना जाता है। इसे ही हम मूल बिंदु कहते हैं। जहां ऐसे यहाँ पर हम दिखाए हैं उसी प्रकार यहाँ भी हम मूल बिंदु है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा वर्तित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। लेंस का मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। ये ऊपर वाला बता रहा है कि ऊपर भी धनात्मक होती है और नीचे की ओर ऋणात्मक होती है, इसी को बोल रहा है लंबवत। वास्तविक वस्तु लेंस के बाईं ओर रखी जाए तो प्रकाश भी बाईं ओर ही आपतित होता है, इसका प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा। अब यहाँ से समझना होता है मेन कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सभी के सभी ये दाईं ओर बनते हैं।
तो दाईं ओर बनने के कारण यहाँ हम लिख सकते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये दो बात याद रखना होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। पेटी में 3 कांच रखे हुए हैं, बिना छुए इसकी पहचान कैसे करें कि कौन सा दर्पण कौन है। यानी हमको दर्पण पहचान करना है कि कौन सा दर्पण कौन है। तो इसका आंसर है कि हम पेटी के नजदीक जाएंगे और बारी से उसमें हम अपना चेहरा देखेंगे। यदि प्रतिबिंब बड़ा हो तो समझेंगे कि दर्पण अवतल है। और जब प्रतिबिंब छोटा है तो हम समझेंगे कि अवतल दर्पण है। जब प्रतिबिंब छोटा है तो हम समझेंगे कि दर्पण उत्तल है। तथा जब प्रतिबिंब बराबर हो तो समझेंगे कि दर्पण समतल है। क्वेश्चन है कि एक पेटी में 3 कांचे रखे हुए हैं, यानी कि 3 को दर्पण रखा हुआ है, कांच बोले या दर्पण। बिना छुए इसकी पहचान कैसे करें कौन सा दर्पण कौन है। तो इसका आंसर है कि हम पेटी के नजदीक जाएंगे और बारी बारी से उसमें देखेंगे। जब देखेंगे अपना चेहरा को उसमें देखेंगे तो यदि प्रतिबिंब हमारा चेहरा से बड़ा दिखाई पड़ेगा तो हम समझ जाएंगे वह जो दर्पण है, दर्पण है अवतल दर्पण। और जब प्रतिबिंब छोटा दिखाई पड़ेगा तो हम समझेंगे कि वो जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण है। और जब हमारा प्रतिबिंब और दर्पण के प्रतिबिंब बराबर होगा तो हम समझ जाएंगे कि समतल दर्पण है। तो ये दर्पण को हम बिना छुए देख सकते हैं और बिना छुए ही इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। एक पेटी में 3 वो लेंस धैले हैं, बिना छुए इसकी पहचान कैसे करें कौन सा लेंस कौन है। तो इसका आंसर है कि हम पेटी के नजदीक जाएंगे, बारी बारी से उसमें हम अपना चेहरा देखेंगे। यदि उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। और उसको देखने के बाद उसको हटाने के लिए बोलेंगे। दूसरका में जब चेहरा देखेंगे तो जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो जो लेंस है वो अवतल लेंस है। फिर इसको बोलेंगे हटा दो। इसके बाद फिर देखेंगे अगला में, तो अगला में हमें ऐसे ही बराबर जब मिलेंगे तो वो लेंस ना होकर वो कांच ही होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर लेंस की मान पूछा जाए तो अवतल लेंस में फोकस दूरी 25 सेमी हो तो लेंस की क्षमता क्या होता है। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए P बराबर होता है 1/f। हम पहले ही बता चुके हैं कि डायोप्टर जब भी होता है तो मीटर में होता है।
तो यहाँ से 25 सेमी को हम फोकस को यदि 25 सेमी जो है उसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से पहले ही भागा दे देंगे, तो ये आएगा 0.25। अब यहाँ मान धर देना है p बराबर 1/0.25। इसको हटाएंगे, ऊपर डबल सुनना है, यहाँ से 4, p बराबर आ गया 4। अब ये धनात्मक होंगे या ऋणात्मक तो इस पर निर्भर करता है लेंस क्या है। तो लेंस उत्तल है यानी कि परस में होगा। ये हमारा आ गया क्षमता, यानी लेंस की क्षमता। दूसरा प्रश्न है उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी, उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी की दूरी पर बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी निकालें, यानी फोकस दूरी निकालें। तो वस्तु की दूरी u जो होती है वो -30 हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर हो जाएगा -30 सेमी। अब कह रहा है प्रतिबिंब जो बनता है यानी v बराबर हो गया 20 सेमी। तो यहां से निकालना है फोकस दूरी। तो हम जानते हैं लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। अब यहां से रखना है 1/20 - 1/-30 बराबर 1/f। इन दोनों का यहाँ से 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/f। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7, 20 या 7, 30 दूनी 7 बराबर 1/f। तो यहाँ से आ जाएगा 1/f बराबर 5/60। यहाँ से 12 बार में खत्म हो गया तो 1/f बराबर 1/12 हो गया। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो f बराबर 12 सेमी। ये फोकस दूरी आ गई।